नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी एक तो दोस्तों जो वेटनरी साइंस की क्लास है ये तो चलती रहती है कंटिन्यू। दोस्तों, इसके अलावा हमने दो क्लास और आपके लिए ऐड की है। एक तो दैनिक साइंस की, यानी जो सामान्य साइंस है आपकी उसके लिए, और दूसरी जो क्लास है आपकी दोस्तों राजस्थान जीके की। यानी टोटल आपको पर डे की 3 क्लासेस मिलेंगी। एक क्लास होगी आपकी वेटनरी साइंस की, दूसरी होगी राजस्थान जीके की, तीसरी होगी आपकी साइंस की। तो दोस्तों ये सारी क्लासेस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएंगी। आपको राजस्थान जीके की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, साइंस की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी और वेटनरी साइंस की अलग से मिलेगी। तो जितने भी भाई पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करें और भी सभी भाइयों के पास में शेयर जरूर करेंगे। चलेगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ बकरी की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? कि जो भेड़ और बकरियां होती है उनकी जो पल्स रेट होती है वो किस धमनी से दोस्तों मापी जाती है? तो जो फीमोरल धमनी होती है दोस्तों, इसके द्वारा भेड़ बकरियों की जो पल्स रेट होती है ये मापी जाती है। राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हॉर्स घोड़े की नाड़ी गति किस धमनी से मापी जाती है? यानी कि घोड़े की पल्स रेट किस धमनी से मापी जाती है? कोक्सियल धमनी, फीमोरल धमनी, स्टाइगा धमनी या दोस्तों फेशियल धमनी। तो दोस्तों हॉर्स जो घोड़ा होता है इसकी जो पल्स रेट होती है ये फेशियल धमनी से, चेहरे की धमनी से दोस्तों मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पशु के ब्याने के कितने सप्ताह बाद अधिकतम दूध उत्पादन होता है? कि पशु जब ब्याता है उसके कितने सप्ताह के बाद में वो अधिकतम दूध का उत्पादन कर सकता है? तो दोस्तों 8 से 10 सप्ताह के बाद में दोस्तों पशु अधिकतम दूध उत्पादित करता है अपने ब्याने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पशु के कौन सी ब्यात में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है? कि पशु कौन सी बार ब्याता है जब सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है? तो दोस्तों जो पशु होता है अपने 3 से 4 बार ब्यात, यानी 3 से 4 बार जब पशु ब्याता है तो इस ब्यात के अंदर पशु सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादित करता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो इंडियन डेयरी निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों 13 जनवरी 1970 में दोस्तों भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई थी। कब हुई थी दोस्तों? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 13 जनवरी 1970 को भारतीय निगम डेयरी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? जो राजस्थान का कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है इसकी स्थापना कब की गई मेरे दोस्तों? इसकी स्थापना 1977 से 1978 के दौरान दोस्तों स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1976, 1977 या 1978? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना सन 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं के बालों व त्वचा को ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है? कि दोस्तों जो पशु होता है उसके बालों को, त्वचा को ब्रश के द्वारा सफाई करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस क्रिया को ग्रूमिंग बोला जाता है। पशुओं के बाल और त्वचा को साफ करना ब्रश के द्वारा, डैंडी ब्रश से, तो दोस्तों उसे ग्रूमिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बकरियों द्वारा झाड़ियों व पेड़ को खाना क्या कहलाता है? कि बकरी के द्वारा झाड़ियां तथा पेड़ों की पत्तियों को खाना दोस्तों क्या कहलाएगा? तो उसे ब्राउजिंग या ब्रूसिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं को जन्म से ही सींग रहित होना क्या कहलाता है? कि जो पशु जन्म से ही सींग रहित होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? टोल्ड, फोल्ड, पोल्ड या
टेरिन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पोल्ड जो होते हैं ये जन्म से ही सींग रहित पशुओं को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुओं में टीके लगाना का उपयुक्त समय क्या होता है? कि पशुओं में टीके लगाने का उपयुक्त समय क्या होता है दोस्तों? मई जून के अंदर भी पशुओं में टीके लगते हैं और नवंबर दिसंबर, दोनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ए और बी दोनों। यानी जो टीकाकरण होता है पशुओं में मई जून के अंदर भी होता है और नवंबर दिसंबर जनवरी तक भी ये टीकाकरण चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना कब की गई थी? कि स्वतंत्र जो भारत है दोस्तों इसकी गणना, प्रथम पशु गणना कब की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना की गई थी। और पूरे भारत की बात की जाए यानी स्वतंत्रता से पहले भी कब की गई थी शुरुआत? तो 1919 से दोस्तों 20 में दोस्तों इसकी पशु गणना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय में कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा होता है? कि गाय में जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो सीमन पहुंचाने के लिए तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट स्थान कौन सा होता है? तो दोस्तों जो सर्विक्स का मिड भाग होता है यानी आप बोल सकते हैं मिड सर्विक्स के बीच में सीमन पहुंचाने वाला सबसे बेस्ट स्थान होता है। ठीक है, कहां पे सीमन डाला जाना चाहिए? मिड सर्विक्स के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानवरों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जानवरों की लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है दोस्तों? तो एक टोपोजीन नाम का एंजाइम होता है, ये जानवरों की लार के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जो जानवरों का बिहेव होता है, व्यवहार होता है, उसकी स्टडी करना दोस्तों क्या कहलाता है? तो जानवरों का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन करना इथोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? इथोलॉजी, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गो पशु में सामान्यतः सूखी हड्डियां एवं अवांछनीय पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है? कि जो गोवंश पशु है उनमें सामान्यतः सूखी हुई हड्डियों एवं जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं उनको चबाने के लिए यानी उनकी चबाने लगता है, तो उसमें कौन सा पोषक तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों ऐसा? तो दोस्तों जो फास्फोरस तत्व होता है इसकी कमी के कारण जो गोवंश पशु होते हैं वो सूखी हड्डियों और अवांछनीय पदार्थों को दोस्तों चबाने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया गया था? भारत को दोस्तों पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया गया? 28 जून 2011 को दोस्तों भारत को प्लेग रोग से, पशु प्लेग रोग से दोस्तों मुक्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों सांड के वीर्य का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, यानी हल्का सा अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? कि जो पशुशाला होती है उसमें पशुओं को बांधने की दोस्तों सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? टेल टू टेल जो विधि होती है यानी पूंछ से पूंछ जो विधि होती है ये विधि सबसे अच्छी विधि मानी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कम उम्र के पशुओं के चुनाव की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? यानी कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें सिलेक्शन करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो दोस्तों उसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी? वंशावली जो विधि होती है इसके द्वारा अपन पशुओं का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि पशु की गुणवत्ता का उनके वंश से ही पता लग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृत्रिम गर्भाधान में कितना वीर्य काम में लिया जाता है? तो दोस्तों जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान तो दोस्तों उसमें जो वीर्य की मात्रा होती है वो 0.5 से लेकर के 2 ml वीर्य काम में लिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाय भैंस की नाड़ी गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? जो दोस्तों गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, उनकी जो पल्स रेट होती है वो किस धमनी से दोस्तों मापी जाती है? तो दोस्तों जो कोक्सियल धमनी होती है इसके द्वारा गाय और भैंसों की दोस्तों पल्स रेट मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सुशीला बंगारू जो है ये अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद थी। जो राजस्थान की प्रथम निर्वाचित महिला सांसद कौन बनी थी मेरे दोस्तों? श्रीमती शारदा भार्गव जो है राजस्थान की निर्वाचित पहली महिला सांसद बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती शारदा भार्गव। तो दोस्तों ये तो आपके वेटनरी साइंस के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो दोस्तों क्लास को शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।